हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। आपको पहले भी पता है कि अमेरिका ने कुछ टाइम पहले WHO से अलग होने की घोषणा की थी, तो अब उसने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। अब ये घोषणा की है अमेरिका ने, तो चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है US डॉलर। और अभी मैंने अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल आपको बताया था कि अमेरिका ने अभी अपने सभी सहयोगी देशों से रूस के साथ व्यापार बंद करने को बोला है। अब चलिए देख लेते हैं हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एड्रेनाम गब्रेयेसस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश की मिलिट्री ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सैनिकों को 89 मोबाइल ऐप्स को बैन करने को बोला है, अर्थात हटाने को बोला है। दोस्तों, अभी भारत की मिलिट्री सुरक्षा कारणों की वजह से अपने सैनिकों को 89 मोबाइल एप्लीकेशन को हटाने का आदेश दिया है। इसके पहले भी आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। तो अब भारत सरकार ने भारतीय सेना को सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 89 मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्हें हटाने का आदेश दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश के द्वारा ईद उल अजहा, जिसे आप बकरीद भी कहते हैं, से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म जो बलि के लिए जानवर होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। तो हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, करेंसी है टका। और अभी बांग्लादेश से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना ने अभी बांग्लादेश को उसकी टैरिफ में लगभग 97% की कटौती कर दी है, जिससे बांग्लादेश को अपने सामान को चाइना में निर्यात करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, बात करें तो अभी हाल ही में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, उसे भी बांग्लादेश ने जीता था इंडिया टीम को हरा के, इंडिया अंडर 19 टीम को हरा के जीता था। अगर बात करें बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्यों की, तो उसमें है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस बैंक द्वारा यस बैंक में 1760 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, अभी भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने यस बैंक में 1760 करोड़ के निवेश करने की घोषणा की है। अच्छा, अब ये घोषणा की है SBI ने। चलिए SBI के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। SBI की स्थापना हुई थी 1806 कोलकाता में। सर्वप्रथम इसे बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कॉमा रोड, मुंबई। इसके प्रमुख हैं
रजनीश कुमार, और ये सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। अब यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसके संस्थापक थे राणा कपूर एवं अशोक कपूर। मुख्यतः यह कारपोरेट बैंक के रूप में खुदरा बैंकिंग के साथ और सहायक प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं प्रशांत कुमार, और ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आपको ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं अमित पंघाल, इन्हें ही अभी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान मिला है। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन को इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, 1925 में बॉम्बे में। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, रॉक ड्वेन जॉनसन। सर्वप्रथम इन्होंने अपना कैरियर WWF अर्थात वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद ये हॉलीवुड के अब जाने माने अभिनेता हैं, और हाल ही में जो फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची निकाली थी, उसमें भी इनको शीर्ष स्थान मिला था। अब इंस्टाग्राम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसके संस्थापक थे केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर। इंस्टाग्राम जो है अब फेसबुक का एक भाग है, क्योंकि हाल ही में फेसबुक ने क्या कर लिया है, इसका अधिग्रहण कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसके साथ डेटा विनिमय के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अभी CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सेबी के साथ डाटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको CBDT के बारे में बता देते हैं, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। यह क्या है कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, जो भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार करता है, तथा आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी को भी निभाता है। 1 जनवरी 1964 से प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले जो थे वो इसी CBDT को सौंप दिए गए थे। और हम सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और इसे कानूनी अधिकार प्राप्त हुए 30 जनवरी 1992 को, अर्थात वैधानिक अधिकार। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अधिकार क्षेत्र में आता है ये भारत सरकार के, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी सरकार द्वारा कृषि इंफ्रा फंड स्थापित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, अभी सरकार द्वारा कृषि इंफ्रा फंड स्थापित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब मैं इस इंफ्रा फंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, ये जो सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, ये उसी का एक हिस्सा है। तो बुनियादी ढांचे के अभाव में किसानों की उपज का हर साल लगभग 15 से 20% जो उनकी आमदनी है वो कम हो जाती है, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाती है, जिसका असर हम किसानों के आमदनी पर पड़ता है। और इसी हानि को रोकने के लिए तथा कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये कृषि इंफ्रा फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूर किए गए। इससे क्या होगा कि किसानों को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिलेगी,
और उनकी आमदनी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब फसल का बर्बाद होना कम होगा तो किसानों की आमदनी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा भारत के डीडी न्यूज को छोड़कर सभी समाचार चैनलों के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई है। तो नेपाल द्वारा डीडी न्यूज को छोड़ करके जितने भी समाचार चैनल हैं प्राइवेट, उन सब के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई है। अब नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल से लगे भारत के कुछ राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपको ये जैसे फोटो में दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने अभी क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी रिलायंस द्वारा असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, अभी जियो मीट नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जिससे हम मुफ्त कॉलिंग के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अब इसे लॉन्च किया है रिलायंस ने। तो चलिए रिलायंस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसको स्थापित किया था धीरू भाई अंबानी ने। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके प्रमुख हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी। यह निम्नलिखित चीज़ों का उत्पादन करता है, जिसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम आदि चीज़ें आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने NSDC अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके बारे में आपको बता दूं, NSDC के बारे में, तो यह भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है, जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली यूनिट है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स एवं पॉल एलन। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं सत्या नडेला और यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इसका जो स्वामित्व है वो बिल गेट्स के पास है और इसकी कुल संपत्ति की बात करें तो 2 खरब 86 अरब 55 करोड़ 60 लाख $US है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य की पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश का ये पुलिस स्टेशन है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। अच्छा, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो 68, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 3, लोकसभा में कुल सीटें हैं 4 और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि यहाँ पर आर्यों का सर्वप्रथम आगमन हुआ था, जिस समय ऋग्वेद की भी रचना नहीं हुई थी। 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, परंतु हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों, 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जीता है IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो अब ये
अवार्ड जीता है आईओसी ने। तो चलिए आईओसी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या है कुल 205। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में थॉमस बाच और मानद अध्यक्ष की बात करें तो है जैक्स रोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है। अब यह संधि रद्द की है ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जबकि सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह देश जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन ट्रेन है वो हर साल लगभग इतने यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचा देती है। इसे खेलों का भी देश कहते हैं क्योंकि यहाँ की लगभग 72% पॉपुलेशन जो किसी न किसी खेल में हर समय इन्वॉल्व रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अगस्त 2020 में इसरो किस देश का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजेनिया 1 लॉन्च करेगा। तो दोस्तों अभी अगस्त 2020 में इसरो ब्राज़ील का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजेनिया 1 लॉन्च करेगा। तो सबसे पहले हम आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बताते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहते हैं। तो ऐसे उपग्रह जो मौसम विज्ञान पर्यावरण संबंधी निगरानी रखने में उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। इन सैटेलाइट का उपयोग सैनिक गतिविधियों में नहीं किया जाता है बल्कि यह पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी में उपयोग किए जाते हैं। अब हम ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। गणराज्य की घोषणा हुई थी 15 नवंबर 1889 को। और यहाँ की करेंसी है रियल, रियाल नहीं रियल। अब इसरो के बारे में देख लें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रमुख हैं के सीवान। और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका 2020-21 में कुल बजट था 13,479.47 करोड़ रुपए। और इसके संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।